नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नॉलेज नेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित जैन और आज हम हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री में अपन ने मुगल एम्पायर के पार्ट 4 कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें दो दो पार्ट में हमने बायोग्राफी कंप्लीट की है, बाबर की और हुमायूं की। आज हम शेरशाह सूरी की बात करेंगे, क्योंकि शेरशाह सूरी मुगल एम्पायर के बीच में एक सूरी एम्पायर या अफगान एम्पायर का बहुत बड़ा एक शासक हुआ है, जिसके बारे में हमें चर्चा करना, डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह बहुत बड़ा एक मिलिट्री कमांडर था, एक बहुत बड़ा रूलर था, एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। तो आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था डॉक्टर कोनंगो के अनुसार। ठीक है, सब अलग अलग बताते हैं, लेकिन वैधानिक माना जाता है 1486 में। इनके जो दादा थे, मतलब इनके पिता के पिता, उनका नाम था इब्राहिम सूर, जो कि घोड़े का व्यापार करते थे। ठीक है, घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जंग में, है ना। अब प्राचीन काल में तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आजकल भली गाड़ियां वाड़ियां चल गई हैं, लेकिन घोड़े पहले बहुत इंपॉर्टेंट थे। अरबी, और उनमें अरबी प्रजाति के घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो ये इसी का व्यापार करते थे। ठीक है, अब उनके जो पुत्र थे हसन, उनका पुत्र था फरीद। ठीक है, तो इब्राहिम सूर के पुत्र हसन का पुत्र फरीद। ओके, तो उनके जो हसन पिता थे, उनकी 4 बीवियां थी। ठीक है, 4 बीवियों से 8 बच्चे थे। अब 8 बच्चे थे, उनमें फरीद उनकी पहली बीवी का बेटा था। ठीक है, उस दौरान क्या होता है कि जो फरीद था, उसको 22 वर्ष की आयु में वह अपने पिता से झगड़ा कर लेता है। ठीक है, अब झगड़ा कर लेता है क्योंकि उसका जो शुरू का जीवन था वो बहुत टफ था, बहुत दुखद था और बहुत डिफिकल्ट था, ये बताते हैं इतिहासकार। इसलिए वह 22 वर्ष की आयु में अपने पिता से झगड़ा कर लेता है। अब झगड़ा कर लेता है, उसके बाद वो कहां चला जाता है? जौनपुर चला जाता है। अब जौनपुर जब वो जाता है, वो किस लिए जाता है? पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, बहुत खतरनाक स्टडी करता है, वो अध्ययन करता है, और कितने वर्ष तक? 3 साल तक। उसके बाद क्या होता है कि वो वापिस आता है अपने पिता के पास। अब पिता के पास आता है, उस दौरान क्या होता है कि उसको जो शिक्षा देते हैं वो कौन थे? जमाल खान। ठीक है, अब जमाल खान जो थे वो उनके पिता के भी शिक्षक थे, तो वो ये बात जानते थे कि इन पुत्र और पिता के बीच में दूरियां हैं, तो वो क्या करते हैं कि जमाल खान पुत्र और पिता के बीच में मध्यस्थता करते हैं। उस दौरान क्या होता है? अच्छा, उस दौरान ये होता है कि जो हसन थे उनको जागीरें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो सासाराम, ठीक है, फैजी और टांडा। ठीक है, ये कुछ जागीरें प्राप्त होती हैं। अब प्राप्त होती है तो वह एक रूलर बन जाते हैं, जागीरदार बन जाते हैं। ठीक है, तो अब उन दोनों के बीच में अच्छी मित्रता बन जाती है, पिता और पुत्र के बीच में अच्छे रिश्ते हो जाते हैं। किसके वजह से? जमाल खान। वेरी गुड, है ना, जमाल खान की वजह से उनके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। ओके, फिर क्या होता है कि उनके जो आस पड़ोस के या उनके रिश्तेदार वगैरह, उनमें जेलसी होती है। वो सोचते हैं कि कहीं यदि ऐसा होता है तो फरीद कहीं हसन का वारिस ना बन जाए। ठीक है, तो 1520 में हसन की मृत्यु हो जाती है और सब कुछ किसके पास आ जाता है? फरीद के पास आ जाता है। ठीक है, तो फरीद के पास जब आता है 1520 में, तो क्या होता है? हाँ, तो फिर क्या होता है? 1520 में सब कुछ उसके पास आ जाता है, लेकिन उसके जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि इसको डिवाइड करो, क्योंकि तुम 8 भाई हो। तो वो कहता नहीं, मैं कुछ भी डिवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे दिया है। लेकिन ज्यादा दबाव पड़ने पर वो उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहता है पकड़ो तुम्हारी जागीर और पकड़ो तुम्हारे रूल, अब मैं तो चला और मैं अपना खुद का अलग एक एम्पायर खड़ा करूंगा। ये उसमें शुरू से जज्बा था। ठीक है, तो वो क्या करता है कि साउथ बिहार आ जाता है। ठीक है, वो साउथ बिहार के उस समय शासक थे बार खान लोहानी। ठीक है, तो बार खान लोहानी के अंडर में काम करना स्टार्ट करता है। यहां से उसकी एक अलग दुनिया, अलग यात्रा आरंभ होती है। ठीक है, तो बार खान लोहानी के साथ वो काम करना स्टार्ट करता है। उस दौरान क्या होता है कि वह एक दिन शिकार खेलने जाता है। तो शिकार खेलने जब वो जाता है फरीद, तो वो एक शेर को मार देता है, सिंगल, बिना हथियार वगैरह के वो एक शेर को मार देता है। अब वो मारता है तो उससे बार खान जो लोहानी थे वो काफी खुश होते हैं, और खुश होने के बाद उसको वो शेरशाह की उपाधि दे देते हैं। उपाधि देने के बाद वो उसको यहां तक कि उपाधि देकर ही संतुष्ट नहीं करते। ओके, क्या करते हैं? वो अपना सब कुछ उसको दे देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं तो मेरे बेटे को सबको शिक्षा दीक्षा दो, सब कुछ करो, यहां तक कि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन भी आप ही संभालो।
ठीक है, ये सब हो रहा होता है। उधर 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। हराने के बाद सब जो भी अफगान शासक इंडिया में रूल कर रहे थे वो अपनी स्वतंत्रताएं घोषित कर देते हैं। उनमें से एक बार खान लोहानी भी थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित की और सुल्तान महमूद के नाम से नई उपाधि के साथ शासन करने लगे। उसके बाद 1528 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद सब कुछ किसके पास आ गया, फरीद के पास, यानी शेरशाह के पास। अब अपन ने फरीद का तो नाम सुन लिया, अब अपन शेरशाह से बात करते हैं। तो शेरशाह के पास सब कुछ आ गया। फिर क्या होता है कि उनके जो सामंत थे, जागीरदार थे, उन लोगों में बातचीत होने लगती कि ये सब कुछ फरीद यानी शेरशाह के पास कैसे आ गया, इसने तो कुछ किया भी नहीं, और जब नहीं किया तो इसको क्यों दे दिया लोहानी ने, ये क्या मतलब है, ये क्या है, ये क्यों है। तो उसके खिलाफ वो क्या करते हैं, षड्यंत्र रचने स्टार्ट करते हैं। लेकिन शेरशाह बहुत चालाक और एक कूटनीतिज्ञ प्रशासक था, यहां तक कि बहुत खतरनाक एक मिलिट्री कमांडर था। उसको प्रशासन पता था कैसे चलाना है, कैसे संचालित करना है। तो वो क्या करता है कि अपने जासूस अपने एरिया में सब जगह फैला देता है, और जिसकी उसको इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र कर रहा है तो वह उनको मौत के घाट उतारता गया। ठीक है, और कुछ लोग बंगाल भाग गए। अब बंगाल भाग गए तो उसने कहा चलो अपना एरिया तो सुरक्षित हुआ। उस दौरान फिर क्या होता है कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है ना। उस दौरान वो क्या होता है कि बाबर घाघरा का युद्ध लड़ते हैं 1529 में, बैटल ऑफ घाघरा, जिसमें अफगान महमूद लोदी अपना एक बार अंतिम बार दाव आजमाने की कोशिश करते हैं। उसमें शेरशाह भी उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है, ज्यादा उनको कामयाबी नहीं मिलती। उस दौरान 1530 में क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद कौन आता है रूलर, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बारे में अपन ने बायोग्राफी पढ़ी थी, और पढ़ी थी उसके बाद अपन को यह भी पता है कि हुमायूं क्या था क्या नहीं था, उसकी क्या कमियां थी वगैरह थी, पर अपन उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्योंकि इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अपनी जो कक्षा है, क्लास है, वो ज्यादा लंबी हो जाएगी, और अपन ने उस पर बायोग्राफी 2 पार्ट में बना भी दी है। ठीक है, तो क्या होता है कि 1530 में जब हुमायूं रूल करने आता है, उसके बाद शेरशाह जो था वो बंगाल और बिहार के बीच में झगड़े चलते थे। अब झगड़े चलते थे तो शेरशाह तो बहुत खतरनाक शासक था। वो क्या करता है, 1534 में सूरजगढ़ का युद्ध लड़ता है। और सूरजगढ़ के युद्ध में क्या होता है, जो बंगाल के शासक थे महमूद शाह, उनको वो परास्त कर देता है, हरा देता है बुरी तरह। उसके बाद क्या करता है, बंगाल में खूब धन दौलत लूटता है, पैसा लूटता है। ठीक है, लूटने के बाद और मोहम्मद शाह को यह कहता है कि तू मेरे को प्रतिवर्ष क्या करेगा, 13 लाख दिनार देगा, और नहीं दिया तो गया बेटा तू काम से, तेरे को कोई नहीं बचा सकता है। तो वो क्या करता है, मोहम्मद शाह उसको 3-4 वर्ष तक देता रहता है, लेकिन अचानक वो वापस बंद कर देता है। तो फिर उस पर शेरशाह वापस हमला करता है, हमला करके उसको वापस बाध्य करता है, वो वापस वो देने के लिए स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये सीन तो बंगाल का हुआ। उसके बाद बंगाल पे भी उसका शासन लगभग हो गया, कब्जा ही हो गया पूरा, क्योंकि उसके अनुसार सब कुछ हो रहा है। तो हुमायूं क्या है कि उस दौरान वेस्ट में था। ठीक है, राजस्थान वगैरह, मालवा वगैरह, गुजरात वगैरह में था। अब गुजरात वगैरह में था तो वो जानता था कि हुमायूं की ये तो बहुत खतरनाक शासक उभर रहा है और ये तो हमारी बैंड बजा देगा। तो वो क्या करता है कि खुद युद्ध करने उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन उसकी आर्मी को देख के वो थोड़ा भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है। ठीक है, अब वो घबरा जाता है तो वो क्या करता है कि वापिस मुंबई या दिल्ली आने की सोचता है, सॉरी दिल्ली और आगरा आने की सोचता है। ठीक है, तो उस दौरान शेरशाह सूरी जो था उसके दिल्ली और आगरा के रास्तों को ब्लॉक कर देता है। फिर उसके पास कोई एक भी चारा नहीं बचता हुमायूं के पास, और वो क्या करता है कि बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज में वो हार जाता है, और 1540 में शेरशाह का शासन दिल्ली पर हो जाता है। ठीक है, वो अब पूरा नॉर्थ इंडिया का रूलर बन जाता है। ठीक है, लेकिन इधर उसको पता था कि राजस्थान, मालवा, गुजरात इनको भी जीतना है, यदि नहीं जीते तो एक थोड़ा अपने लिए खतरा हो सकते हैं। तो वो क्या करता है कि 1542 में मारवाड़ के शासक मालदेव पर हमला करता है। ठीक है, अब हमला करने के बाद क्या होता है कि वो मारवाड़ पे अधिकतर पे कब्जा कर लेता है, लेकिन वो कब्जा तो करता है और मालदेव को हराता भी है, लेकिन वो जाते जाते एक बात जरूर कहता है, वो ये कहता है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं अपने हिंदुस्तान की सल्तनत या हुकूमत खो देता। यानी मालदेव ने उसको नाको तले चने चबवा दिए थे। ठीक है, इतना खतरनाक मालदेव एक रूलर था। वो तो उसके विश्वासघातियों की वजह से वो युद्ध हार जाता है। उसके बाद वो रायसेन पर भी हमला करता है। ठीक है, रायसेन पर भी हमला करने के बाद वो लगभग सब पे जीत लेता है। और एक बात और होती है इस दौरान, क्या होती है कि जब वो दिल्ली का शासक बनता है तो
वो बड़े बड़े फोर्ट्स यानी किले वगैरह बनवाना स्टार्ट करता है। वो इसलिए बनवाना स्टार्ट करता है कि उसकी एक आइडियोलॉजी थी, एक थिंकिंग थी, वो ये थी कि मेरे राज्य में या मेरे प्रशासन में मुगल्स की बिल्कुल भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। तो उस दौरान वो बहुत सारे किले बनवाता है। उनमें से एक प्रमुख था रोहतासगढ़, जो कि अफगानिस्तान पे बॉर्डर पे था, क्योंकि वहां से ही मुगल्स या मंगोल्स आते थे। तो वो चिनाब नदी के किनारे रोहतासगढ़ बहुत बड़ा किला बनवाता है, जो कि आज भी एक पर्यटक और दर्शनीय स्थान है। ठीक है, तो उसके बाद वो राजस्थान वगैरह सब जगह रूल करना स्टार्ट कर देता है, मतलब रूल करना स्टार्ट कर देता है उनको, मतलब बता देता है कि तुम्हें अब मेरे हिसाब से चलना है। इस दौरान क्या होता है, बंगाल में वो जानता था कि बंगाल में विद्रोह वगैरह उठते रहते हैं, तो बंगाल में क्या करता है कि उसके जो राज्य थे बंगाल, उसमें उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज में वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज में डिवाइड करता है उसको, क्या उनको उस समय सरकार कहते थे, यानी सरकार में वो डिवाइड कर देता है और उसमें एक ऑफिसर बैठा देता है ऊपर और वो सबको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये सब उसका शासन था। उसके बाद क्या होता है कि 1545 में वो कालिंजर पर जाता है और कालिंजर के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। कालिंजर को वो थोड़ा सस्ते में लेता है, वो सोचता है कि कालिंजर को तो अपन वैसे ही जीत लेंगे, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। वो कई महीनों तक वहां पर वेट करता है, लेकिन उसको पता था कि यदि ऐसे तो अपना काम नहीं चलने वाला, तो वो क्या करता है कि उस पर हमला करता है हथियारों के माध्यम से, हथियारों के थ्रू, और उसी दौरान बारूद के विस्फोट हो जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो बहुत बड़ा एक शासक था और शेरशाह सूरी का उस समय 22 मई 1545 को अंत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह भी शासक बना, जो कि 1553 तक शासन किया, लेकिन वो इतना प्रभावी नहीं था। उसके बाद 12 वर्ष का सिकंदर शाह भी बनता है, लेकिन उसको मार दिया जाता है। फिर आदिल शाह बनता है, उसको भी हुमायूं हरा देता है मच्छीवाड़ा और सरहिंद वगैरह में। तो शेरशाह सूरी बहुत एक खतरनाक था और मुझे लगता था कि इस पे अपन को चर्चा करनी चाहिए हिस्ट्री में, क्योंकि इतिहास में शेरशाह सूरी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसलिए मैंने उसकी बायोग्राफी आपको समझाई। और इसके बाद कौन शासक आया इंडिया में, क्या हुआ, उस पर अपन ऑडियो क्लास अगली बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए नॉलेज नेशन के साथ और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। और आपकी कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7737290544 पर भी आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हो, हम आपको उसका उचित आंसर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और आपकी जिंदगी खुशनुमा बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।